हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए, ये जो है ना कक्षा 12 वालों के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड एवं कीटोन का लेक्चर नंबर 15 है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें COOH शामिल होता है, कार्बोक्सिल समूह शामिल है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो सोडियम से क्रिया कराया था। ठीक है, सोडियम से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaHCO3 से, इसमें क्या होता है OH बॉन्ड टूटता है। और एक पढ़ा है आपने COH बॉन्ड टूटता है। तो COH बॉन्ड जिसमें टूटता है उसमें आपने बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। एक पढ़ा है आपने SOCl2, PCl5, PCl3, इन सबसे अभिक्रिया पढ़ा है। एक पढ़ा है स्टरीकरण, एक पढ़ा है निर्जलन, एनहाइड्राइड का निर्माण कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को P2O5 या सांद्र H2SO4 के साथ में गर्म करेंगे, या तो P2O5 के साथ गर्म कर दें या तो सांद्र H2SO4 के, तो जल निकल जाता है और एनहाइड्राइड बनता है। इसमें भी OH बॉन्ड शामिल होता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। और उसके बाद आपने पढ़ा है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जो है लास्ट अभिक्रिया आपने जो पढ़ा है इसमें, इसके पहले वाले वीडियो में, वो क्या था कि अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल लें RCOOH, उसका अमोनिया से क्रिया कराएं तो क्या होगा। तो देखो, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो पहले क्या बनता है, ये ब्रेक होता है ना, ऐसा समझ लो ये मिलके NH4+ बनाता है, O-H+, ये मिलाता, ये बनता है आपका RCOO- NH4+, RCOO- इसको आप गर्म करते हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से O निकल जाएगा, H2O निकल जाता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O निकल जाता है और आपको मिलता है RCONH2 एमाइड। पहले ये मिलेगा फिर एमाइड मिल जाएगा। आप चाहे डायरेक्ट गर्म करके बना सकते हैं वो एमाइड। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, वो थैलिक अम्ल का था। अगर आप थैलिक एसिड लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि अगर आप लेंगे थैलिक एसिड, इसका अमोनिया से क्रिया कराएंगे, NH3 लेंगे, 2 ले लीजिए, 2 NH3 लेंगे, इससे क्रिया कराएंगे तो यहाँ भी NH4+ मिलेगा, यहाँ भी NH4+ मिलेगा। ठीक है, इसका नाम है थैलिक एसिड, PH, थैलिक एसिड। इसकी क्रिया कराएंगे अमोनिया से तो आपको ये मिलेगा O-NH4+, और यहाँ भी मिलेगा COO-NH4+। इसका नाम होता है अमोनियम थैलेट। हाँ, अमोनियम थैलेट प्राप्त होता है, लवण है। ठीक है, अब इसको गर्म करेंगे तो वही H2O निकल जाएगा ना, H2O यहाँ से निकलेगा और यहाँ से 2 H2O निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जब दो H2O निकलेगा ना, उसके बाद आपको मिलेगा बेंजीन रहना है, यहाँ मिलेगा CONH2 और यहाँ भी मिलेगा CONH2। ठीक है, वहां से भी H2O निकलेगा, CONH2 मिलेगा, यहाँ पे से भी मिलेगा। इसका नाम है थैलामाइड। थैलामाइड यहाँ तक मिलता है। इसके आगे अगर आप इसको बहुत प्रबल ताप पे गर्म करेंगे, प्रबल दे दें, प्रबल ताप पे अगर आप इसको गर्म करते हैं, स्ट्रांगली गर्म करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है ना, लिख दें, ताप दिखा दें, प्रबल ताप पे गर्म किया जाएगा तो एक का H मान लो और एक का NH2, किसी का, हाँ, HNH2 मिलके NH3 निकल जाता है, H और NH2 मिलके NH3 निकल जाता है। आपको मिलता क्या है, ये C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NH, इसका नाम है थैलीमाइड। वो थैलामाइड था, ये थैलीमाइड। अमोनियम थैलेट, ठीक है, ये प्राप्त होता है, फिर उसको गर्म करते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप जो अभिक्रिया पढ़ेंगे
वो पढ़ेंगे COOH संबंधी अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की COH समूह संबंधी अभिक्रियाएं। ठीक है, तो वही देखो यही लिखा है, यहाँ पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभिक्रिया यही पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, कि पूछा गया, देखो क्या है, पूछा गया कि निम्न जोड़ों में से, युग्मों में से कौन ज्यादा अम्लीय है, भाई छांटना है आपको कि कौन अधिक अम्लीय, पहचानना है आपको। तो देखो ध्यान से, वही प्रश्न दिया है कि निम्न प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग्म में जो अम्लों का जोड़ा है, ठीक है, कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, कौन ज्यादा अम्लीय है, उसी को छांटना है। यहाँ देखो क्या दिया है, यहाँ दिया है CH3CO2H। जो COH नहीं है, COOH को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखें या करके आप ऐसे लिखें, या करके आप लिख सकते हैं CO2H, ऐसा हो, इतने तरीके लिखने के COH। तो ये वही है, CO2H COH ही है। तो यहाँ पे CH3 ये प्लस आई समूह है ना, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और यहाँ पे देखो क्या है, F है, CH2 है, CH2 इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लेकिन F खींचेगा। कुल मिला के इन समूह को मान सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भेजेगा, लेकिन यहाँ F होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा ना। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अम्लता बढ़ेगी। इन दोनों में से कौन ज्यादा अम्लीय होगा, ये आप लिख सकते हैं चाहे अलग से। इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, ये वाला होगा, CH2F CO2H। इसमें बात करें तो यहाँ देखो CH2F CO2H है, और यहाँ पे CH2Cl CO2H है। तो यहाँ भी कौन होगा, ये F ज्यादा, Cl भी खींचेगा, F भी खींचेगा, लेकिन F के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, F ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें जो मिलेगा आपको मिलेगा, यहाँ भी वही मिलेगा, CH2F CO2H। अब यहाँ देखें, दोनों ही केस में F है, लेकिन F कहाँ, यहाँ दूरी पर है, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है, और यहाँ जो F नहीं है, ये इस कार्बन के साथ, यहाँ जो F है वो सबसे अंतिम कार्बन के साथ में गिन सकते हैं, 1 2 3 4 चौथे कार्बन के साथ में F, और यहाँ पे क्या है, तीसरे कार्बन के साथ है, तो F पास में है, F इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा, यहाँ ज्यादा खींचेगा और यहाँ कम खींच पाएगा, खींचेगा दोनों ही केस में, नजदीक होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय होगा, ये होगा। आप इसको लिख सकते हैं, तो आप लिख लेंगे, इसका आंसर जो होगा वो होगा CH3 CHF CH2 CO2H। किसकी बात करेगा, यहाँ CF3 है, बेंजीन COH है, यहाँ CH3 बेंजीन COH। डिफरेंस इसका है ना, बाकी सब तो सेम है। यहाँ CF3 है, यहाँ CH3 है। तो CF3 जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कह सकते हैं, बहुत मजबूत है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों में कौन ज्यादा अम्लीय होगा, चौथा में ये होगा। आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो आंसर करके, वहां बगल में लिख लेंगे आप ऐसे, CF3 बेंजीन बना दीजिए आप COOH। इसके बाद यहाँ आइए रिएक्शन में, बाकी इसको तो छाट ही लेंगे आप। मेन स्टार्टिंग यहाँ से होगी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की COOH समूह संबंधी अभिक्रिया है। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे अपचयन, अपचयन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे बी कार्बोक्सिलन, जिसमें COH समूह शामिल होगा, इसी का सारा योगदान रहेगा। एक अपचयन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वी कार्बोक्सिलन। वी कार्बोक्सिलन का मतलब CO2 निकल जाएगा यहाँ से, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से क्या निकल जाएगा, CO2। बाकी इसको तो आपने पढ़ा है अपचयन वाला, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके द्वारा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन, ये वाला पढ़ा है आपने, डाइबोरेन भी यूज किया जाता है। और इस ये हाइड्रोजन देता है, ये भी देगा हाइड्रोजन, ये भी देगा हाइड्रोजन, तो इनको आप चायक मान सकते हैं, अपचयित कर देगा, ये अपचायक है पदार्थ। ये क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल को फर्स्ट डिग्री अल्कोहल में अपचयित कर देंगे। कैसे करते कैसे नहीं, थोड़ा देख लिया जाए। देखो, अगर आपने लिया है RCOH लिया है, अगर आपने यूज कर दिया क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या
या करके फर्स्ट से दूसरा ये कर सकते हैं। डाई बोरेन B2H6 होता है, और डाई बोरेन किस में होता है? CCl4 में। आपने पढ़ा है डाई बोरेन किस में होता है? CCl4 में विलायक का काम करता है। तो चाहे इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें। अगर मान लीजिए मोस्ट ऑफ द केस यही यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ जानते हैं ये देगा 4 हाइड्रोजन, ये देगा 4 हाइड्रोजन। इसमें से क्या होता है? एक H ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, एक H इसको मिल जाएगा, H2O निकल जाएगा। अगला वाला फिर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जैसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HOH H2O निकल गया, H मिला, एल्डिहाइड मिल गया, समझ लो RC डबल बॉन्ड OH। अब एल्डिहाइड मिला है तो फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ मिलेगा H और यहाँ मिलेगा, तो कुल मिला के मिल जाएगा CH2OH, RCH2OH मिलेगा यार, मिलेगा RCH2OH प्लस H2O निकाल दो। क्लियर हो पा रहे हैं? यही यूज करेंगे, ये भी वही हाल होगा। आपको मिलेगा, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। लिखिए फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, ये है ना, ये तो आप पूरा ही कर लेंगे। मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आपको दिया हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया तो 4H यूज कर लेंगे आप। लेकिन देखो अगर आपको ऐसा दिया हो, RCOH दिया हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हो, और साथ में दिया H3O+, इसको मैंने बताया आपको कायदे में। नॉर्मली मान सकते कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया 4 इसका यूज कर लो, एक बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, एक इधर ब्रेक करेगा। लेकिन वास्तविक बात है कि यहाँ पे H3O+ का भी यूज होता है, H3O+ का यूज होता है। वो क्या जानते हैं क्या होता है कि ये देता है 2H और ये देता है 2H, ये देता है 2H-, ये देता है 2H+। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, सब देखो, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो जहां माइनस आएगा वहां H+ जाएगा, H2O निकल जाएगा। वास्तविक बात ये होता है, प्लस माइनस H+ H2O निकाल देता है, फिर एक H- इधर मिलेगा, H+ यहाँ आएगा, H- यहाँ आएगा, एल्डिहाइड मिल गया, RC डबल बॉन्ड OH। ये होता है। अगली बार क्या होता है? अगली बार फ्री वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है माइनस, यहाँ आता है प्लस। वास्तविक ऐसा होता है, लेकिन तुम 4 ये चूज कर लो, क्या दिक्कत है? तब यहाँ आएगा क्या, ऐसा मिल जाएगा ना आपको, प्रथम बार में ये मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा, और जब ये मिला है तो अगली बार ये ब्रेक हुआ, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, एक H+ एक H- बचा है, H+ यहाँ देखो H- यहाँ आएगा और प्लस वहां जाएगा, तो कुल मिला के आपको मिलेगा वैसा ही मिलेगा, RCH2OH मिल जाएगा और मिलेगा H2O। ऐसा लिखा हो तो ऐसा समझ लेंगे, मिलेगा सेम भाई। ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया है तो आप क्या करेंगे, देखो H दे दो, पहला वाला H, दूसरा वाला H ऐसा हो, ब्रेक करके दे सकते हो, वैसे ही लगा दो, क्या दिक्कत है? तो आपको देखो कुल मिला के मिलेगा 2H यहाँ से और 2H यहाँ से, आपको मिलेगा CH3 CH2OH प्लस H2O। ठीक है, यार इसका भी है, 2H यहाँ से मिलेगा और 2H यहाँ से, पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ, H इसको, दूसरा ब्रेक हुआ, दूसरा में केवल एक ही ब्रेक हुआ, H इसको, क्या मिलेगा? C2H5 CH2OH प्लस H2O। यहाँ जो मिलेगा, प्रथम बार जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसा H इसको मिलेगा, दूसरी बार H इसको, क्या मिलेगा? C6H5 CH2OH फिर H2O निकल जाएगा। इसके बाद देखो COOH समूह से संबंधित जो अगली अभिक्रिया है वो है डी कार्बोक्सिलन। डी कार्बोक्सिलन को अंग्रेजी में लिखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, हिंदी होगा बी, अंग्रेजी होगा डी।
ठीक है। तो वी कार्बोक्सिलेशन को अंग्रेजी में लिखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और इसका मतलब होता है CO2 का निकलना। किसी भी अणु से CO2 का निकलना वो कहलाता है डी कार्बोक्सिलेशन। आपको पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, तो जानते क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया NaOH से करा दो चाहे Na से करा दो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे RCOH, सामान्य केस में NaOH से ही कराते हैं, इसकी क्रिया पहले NaOH से कराते हैं। आपको मिलता है क्या, HOH निकाल दो ना, यहाँ से माइनस प्लस वाला होगा ना, H प्लस माइनस H2O निकल जाएगा और मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, ये प्राप्त करते हैं। फिर इसकी क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं। सोडा लाइम याद कर लिया आप लोग, क्या है सोडा लाइम, रेशियो जानते हो, लेकिन ये याद करें, सोडा लाइम का मतलब ये सोडा है और इसको लाइम कहते हैं, CaO को लाइम कह देते हैं, चूना वाला बात, ठीक है। तो मिला के सोडा लाइम कहा जाता है। मिश्रण को याद रखें, NaOH प्लस CaO का जो मिक्सचर होता है इसी को बोलते हैं सोडा लाइम। तो इसकी क्रिया कराते हैं सोडा लाइम से, NaOH व CaO कर लें, दोनों रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है पता है, यहां से आपको इतना निकल जाता है, ये और ये यहां तक, मतलब कुल मिला के यहाँ से CO2 निकलता है, बात अलग है, CO2 निकला है, ये पूरा निकलता है। देखो CO2 यहाँ से है, एक इधर है, और Na है दो, तो हाँ Na2CO3 लिखा जाता है, मतलब दो Na है, दो Na है ना भाई, Na2 लिखा जाता है और CO3 हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और RH मिल जाता है। दोनों के मिक्सचर से क्रिया कराते हैं और ऐसी प्रोसेस होती है, ठीक है। Na2CO3 निकल जाता है और RH को एल्केन बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कह दो, आप यहाँ पे एल्केन लिख सकते हैं या हाइड्रोकार्बन बोल दो, तो आपको मिलेगा RH और निकल के आता है Na2CO3। समझ पा रहे हैं आप। तो कायदे में तो ये होता है, लेकिन आपको बता दें कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी बुकों में सीधा दिया रहेगा रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया रहेगा, फिर आपको देता है NaOH, ऐसे तीर के निशान के ऊपर दे देगा वह CaO। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण से क्रिया इसकी कराते हैं, तो कभी कभी डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं। तो पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, फिर जाके वो क्रिया करता है। आप चाहे तो डायरेक्ट मतलब सीधा करा सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं, बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीधा RH बना के हट जाओ, एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन कह दें, आप इसको लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। कादे में क्या होता है, पहले ये बनाएगा RCONA, पहले NaOH से क्रिया करेगा, NaOH की कमी नहीं होती, लिखा रहता है NaOH और CO लिखा रहेगा, तो बना देना हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप चाहें तो पहले ये बना लो ना, NaOH से क्रिया करा लेंगे, फिर यहाँ आपको RCONA होता है, फिर जाके क्रिया होती है सोडा लाइम से, फिर जाके वो मिलता है NaOH व CaO लिखा रहेगा, प्लस CaO कर दे। इसी से संबंधित और भी रिएक्शन है, मान लीजिए आपने देखो, अगर आपने लिया है CH3 COOH लिया है, CH3 COH लिया है, इसकी क्रिया अगर आपने NaOH से कराया पहले, तो आपको मिलेगा CH3 CONA, भाई HOH तो निकल जाएगा माइनस प्लस, और यहाँ भी ऐसा रहेगा, आपको मिलेगा CH3
सी ओ ओ, भाई यहाँ Na जलाएगा ना, और H और OH H2O निकल जाएगा, Na प्लस OH माइनस, और यहाँ पे ऐसा मिलेगा। अब इसकी क्रिया करा देंगे सोडा लाइम से, NaOH व CaO, क्या होगा भाई, कितना निकालने आप पूरा ना, ये निकाल लो और ये पूरा Na2CO3 निकाल दीजिए भाई, Na2 हो जाएगा, और C है O, कुल मिला के 3। लेकिन रिजल्ट में देखो, आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो CO2 ही निकल रहा है ना, इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो CO2 ही निकल रहा है ना, तो CO2 का निकलना होगा वीक कार्बोक्सिल। अब पूरा मिला के CO3 निकल जा रहा है, बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ से Na2CO3 निकल जाएगा, और आपको मिलेगा CH, भाई 4 हो जाएगा ना, एक H वहां से, तो CH3H लिखो, चाहे CH4 लिखो, बहुत तेज पूछता है, पूछ सकता है आपसे कैसे प्राप्त करेंगे एथेनोइक अम्ल से मीथेन, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर दें। क्लियर हो पा रहे हैं, लिखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, इसकी बात कर लें थोड़ा सा, ये प्रोपेनोइक अम्ल है, अगर इसका NaOH से क्रिया कराएंगे, डायरेक्ट भी बोल सकता है, डायरेक्ट आपको देगा, सीधा बनाना है भाई प्रोपेन, ठीक है। तो पहले आप क्या कराएंगे, ये क्रिया होगा, प्लस माइनस ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा प्लस माइनस में, OH माइनस H प्लस H2O निकाल देगा, आपको मिलेगा C2H5 COONA। अब इसका क्रिया कराएंगे NaOH प्लस CaO सोडा लाइम के साथ में, तो ये निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा Na2CO3, और यहाँ आपको मिलेगा CH2H, नहीं C2H6 बोल सकते, एथेन। ये आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है। अगर इसका NaOH से क्रिया कराएंगे, ब्रेक होगा माइनस प्लस, ये भी ब्रेक होगा प्लस माइनस में, OH और H2O निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा C6H5 COONA। इसके बाद इसको निकाल लेंगे आप, ठीक है, निकल जाएगा Na2CO3 Na2, ये शांत में मिलेगा C6H6 बेंजीन। अब देखो वी कार्बोक्सिलन में ही एक ये है, भी कक्षा 11 में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये है कोल्बे वैद्युत अपघटन, वी कार्बोक्सिलन का ही है। जानते हैं इसमें क्या होता है, देखो थोड़ा सा, इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया NaOH से कराते हैं, कराने के बाद मिलेगा वही RCOONA, जो ये मिला है ना, इसका कराते हैं जलीय वैद्युत अपघटन, जल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करेंगे इसके जलीय विलयन, कराते हैं जलीय वैद्युत अपघटन, तब जाके आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन। अब इसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, थोड़ा देखें ध्यान से। जैसे इसकी क्रिया कराते हैं, RCOA नहीं मिला, इसकी क्रिया फिर कराएंगे, इसका कराते हैं जलीय वैद्युत अपघटन, ठीक है। अब इसका जल से क्रिया कराएंगे, H2O लेंगे, प्रवाहित करेंगे वैद्युत, ठीक है। आपको अपने मन से यहाँ बता दे रहा हूँ, आपको अपने मन से यहाँ दो मान लेना है, 2H2O मानना है, ये 2H2O मानना है, 2 मोल इसके मान लेने, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये ब्रेक होगा, 2H प्लस मिलेगा और 2OH माइनस, तो Na और OH निकल जाएगा, 2 Na 2 OH निकल जाता है, यहाँ से 2 Na और यहाँ से 2H, क्या निकल जाएगा, 2 NaOH, अरे यार O माइनस Na प्लस है, NaOH निकल जाता है। अब यहाँ से निकलता है ना CO2, कितना निकलेगा, 2 CO, देखो 2 Na 2H 2 NaOH निकल जाता है, CO2 निकलता है ये वाला पूरा, 2 CO2 हो जाता है, 2H है AH2 गैस निकल जाता है, 2H मिलके H2 गैस निकल जाता है,
फिर जाके हाँ, फिर जाके ये आर आर दो बचते हैं जो कि आपस में जुड़कर दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन आता है। यहाँ मिलेगा हाइड्रोकार्बन लेकिन दोगुने कार्बन। जैसे अगर मान लीजिए मेथिल मतलब आर, जैसे जो आर है यहाँ पे ना, अगर इसका सेम कार्बन वाला बनाना हो हाइड्रोकार्बन, जितना कार्बन यहाँ है, जैसे मेथिल से बनाना हो मेथिल, यहाँ मेथिल होता हो, एथिल से एथेन, ठीक है। जैसे एथिल से यही यहाँ आर का C2H5 हो और वहां से एथिल बनाना हो तो ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे जो इसके पहले आपने यूज पढ़ा है। C6H5 से C6H6 बनाना, बेंजीन बनाना, तो ये वो वाला प्रोसेस यूज करेंगे। लेकिन अगर डबल करना हो तो हाँ, तो जल से क्रिया कराएंगे। जलीय कराना है वैद्युत अपघटन, जलीय विलयन में प्रभावित करेंगे वैद्युत। ब्रेक होगा दो दो, दो मान लेना अपने मन से भाई, 2H प्लस 2H माइनस, तो 2Na 2H, 2NaOH निकल जाएगा और CO2 निकलेगा 2CO2, EHH मिल H2 गैस निकल जाता है, ठीक है। फिर आर आर दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ऐसा निकलता है। तो यहाँ आर आर निकलता है 2CO2, 2NaOH, 2H2 गैस निकलता है, कितना निकलता है, ठीक है। तो यहां भी मिला हाइड्रोकार्बन, देखिए कौन सा भाई, दोगुने कार्बन वाला। अब मान लीजिए यहां से पूछ दे कि एथेनोइक अम्ल से, मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखेगा CH3 तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा ना, CH3COH। यहाँ एक एक कार्बन, अगर दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन बनाना हो, इस आर में जो कार्बन है उसके दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, मतलब C2H6 बनाना हो, तो आप ऊपर वाला प्रोसेस नहीं यूज कर सकते, आप इस प्रोसेस का यूज करेंगे। एथेनोइक अम्ल से बनाना हो एथेन, ऊपर वाला नहीं, एथेनोइक अम्ल से वहां मेथिन मिल जाएगा, इसको यूज करेंगे तो फिर मिलेगा एथेनोइक अम्ल से एथेन। लिख लो थोड़ा। अच्छा देखिए ध्यान से, कोलबे वैद्युत अपघटन से संबंधित ये प्रश्न दिए गए जो कि आपने पढ़ा है। कोलबे वैद्युत अपघटन, जलीय विलयन करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के धातु लवण, चाहे सोडियम लवण हो चाहे पोटेशियम लवण हो, उसके जलीय विलयन का कराते हैं वैद्युत अपघटन। तो आपको जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो आर होता है उसके दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपने यहाँ पे H2O लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 मोल लेंगे आपने। पहले देखो ध्यान से, पहले इसका सोडियम लोड बनाएंगे यार, मान लो यहाँ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा तो बनाएंगे आप लोग। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या मतलब कोई भी धातु लवण हो, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, होना चाहिए। और नहीं होगा, मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया तो पहले बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो देखो ये दिया गया है, अब क्या करेंगे पता है, यहाँ से 2H होगा, 2H प्लस और 2OH माइनस, तो 2Na है और 2OH निकल जाएगा, 2NaOH, 2Na 2OH, मतलब NaOH इधर है तो 2NaOH निकल जाएगा, HH बना लेगा और ये निकालेगा CO2, CO2 के रूप में निकलेगा, 2 CO2 होंगे क्योंकि वहां पे 2 मोल लिया। फिर बचेगा CH3, 2 मिलेगा, वो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, यही छापना है आपको। मिलेगा CH3 या C2H6 कह सकते हैं, C2H6। और क्या मिलेगा, और मिलेगा CO2 मिलेगा, 2NaOH, 2 CO2 रहेगा, 2 CO2, 2NaOH, फिर प्लस H2 गैस निकल जाएगी, H2 गैस। यहां बात करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, C2H5, C2H5, या आप इसको मिला के लिख सकते हैं C4H10, C4H10 मिलेगा, प्लस 2 CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2 गैस निकल जाएगा। इसका जानते क्या नाम है, इसका नाम है ब्यूटेन और इसका नाम है एथेन। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट कह सकते हैं। और इसका नाम क्या होगा, सोडियम प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट।
इसका नाम क्या होगा? इसका होगा सोडियम बेंजोएट। बेंजोएट। यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा C6H5। C6H5 रहेगा, प्लस 2 CO2 प्लस 2 NaOH प्लस H2। इसका नाम होगा डाईफेनिल, और हिंदी में बाईफेनिल कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे बाईफेनिल। ठीक है, तो देखो यही बात लिखा है, कोल्बे के बारे में लिखा है कि कोल्बे अभिक्रिया में या कोल्बे वैद्युत अपघटन जो भी कहें आप लोग, कोल्बे अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के या अम्लों के धातु लवण के जलीय विलयन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का धातु लवण होगा उसका जलीय विलयन, उसका कराते हैं वैद्युत अपघटन, प्रवाहित कर देंगे वैद्युत, वही होगा वैद्युत अपघटन। कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के दोगुने कार्बन वाले क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोकार्बन। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में R समूह होगा उसका दोगुना कार्बन वाला क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो धातु लवण है उसके R समूह का दोगुने कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इसको लिखो, फिर इसके बाद पढ़ाएंगे आपको अगली अभिक्रिया। अच्छा देखिए ध्यान से, अगली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे ना, जो अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH, जिसको आप R लिखते हैं ना यहाँ पे R, तो यहाँ पे जो R है इस पार्ट में इस पार्ट में रिएक्शन होगा, अभी इसमें नहीं होगा, COH में नहीं होगा रिएक्शन, यहाँ होगा R पार्ट में, हाइड्रोकार्बन वाले भाग में रिएक्शन होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिक्रिया वही पढ़ेंगे आप लोग, हेल पोलार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया, अंग्रेजी में वोल्हार्ड कहते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये क्या है? सबसे बड़ी बात आप जान लीजिए कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कम से कम एक अल्फा एच होगा वो इस अभिक्रिया को दिखाएंगे। इस अभिक्रिया को कौन दिखाएगा? जिस ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कम से कम एक अल्फा एच हो। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका ये दिखा सकता है CH3COH, और कौन दिखा सकता है CH3CH2COH। अच्छा, कार्बोक्सिलिक अम्लों में अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानते हैं अल्फा कार्बन के स्थान पे? ठीक है, देखो जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो COH नहीं होता है, इसी के सापेक्ष जो कार्बन होता है, इसी से जुड़ा हुआ कार्बन, उसको अल्फा मानते हैं, और उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये अल्फा, ये COH है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है। ये भी दिखा सकता है कौन सी अभिक्रिया? हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। और लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं CH3COOH आदि कह सकते हैं ना। ये सभी क्या दिखाते हैं? हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें आपको बता दें कि मान लीजिए जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जिनमें अल्फा एच हो, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान ले लिए इसी का CH3COH ले लिया आपने, ऐसे लिख लो COH। इसको आप ना हाइड्रोजन से क्रिया कराइए लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रट लें आप, लाल फास्फोरस रहेगा उसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराना। और यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पे आप ले सकते हैं Cl या Br, X2 के स्थान पे लिख लो, X2 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे Cl2 या Br2 कह सकते हैं। हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, होता क्या जानते हैं? यहाँ पे देखो अल्फा एच है ना, आप इसको ऐसा ब्रेक करें X प्लस में X माइनस में, या 2X से समझ लो, इनमें से क्या होता है ना, ये अल्फा एच निकलता है, H प्लस के रूप में निकलेगा।
H प्लस और X माइनस निकल जाता है और प्लस वाला आके यहाँ जुड़ता है। जैसे ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा, ऐसा है। आप ऐसा समझ लें कि यहाँ से अल्फा H निकलता है प्लस के रूप में, तो H प्लस X माइनस निकल जाता है और वहाँ से X प्लस आके जुड़ जाता है, आपको मिलता है। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल मान लो, ये एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है। और यहाँ से जो मिलेगा आपको मिलेगा CH2X और मिलेगा COOH, इसका नाम होगा अल्फा हेलो एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अगर इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो दूसरे में तो भाई IUPAC में 2 हेलो बोल देंगे, लेकिन अगर आप IUPAC सामान्य नाम की बात करें तो आप इसको अल्फा बोलेंगे, लिख लेंगे अल्फा हेलो या एसिटिक एसिड। और यहाँ पे अगर मान लीजिए R वगैरह लगा हो, कार्बन की संख्या फिक्स ना हो, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कर देंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यही देखो बात है, ये लिखा गया है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा H उपस्थित होता है लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में, या लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कह सकते हैं, लाल फास्फोरस की अल्प मात्रा की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके या अभिक्रिया द्वारा कह सकते हैं। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा H उपस्थित होता है वो क्या करते हैं, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके बनाते क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं या बनाते हैं, जो भी कहें। इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, हाँ, इसे हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ हमने R मान लिया है, मान लो, ठीक है, R रख दें CH, यहाँ CH2 होगा ना, RCH2H, यहाँ पे RCOH मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप R लेंगे, जैसे मान लीजिए R ले लिया आपने, COH ले लिया, तो यहाँ पे अल्फा कहाँ बताएंगे आप इसको, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसा लिया है, R लिया है, फिर CH2 लिया है, फिर COH, वो जानबूझ के लिया गया है ताकि यहाँ पे अल्फा H दिख सके आप। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन, इसके पास अल्फा H है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से क्रिया करेगा, यहाँ हैलोजन के स्थान पे Cl2 Br2 ले सकते हैं। अब यहाँ जल का काम मैकेनिज्म पता चलेगा आपको, देखो जल लिखा हो, समझ लो बस काम इसी से करा के हट जाइए। रिएक्शन को पूरा करने के लिए बोला हूँ, तो रिएक्शन को पूरा करके हट जाएंगे आप। मान लीजिए मैकेनिज्म में इस जल का काम पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे इसको ब्रेक करें X प्लस X माइनस में, X प्लस X माइनस में ब्रेक कर लेंगे ना, X प्लस X माइनस, तो यहाँ से H निकलेगा, अल्फा H प्लस के रूप में निकलेगा, HX, H प्लस X माइनस HX निकल जाएगा, और X आके जो बचा हुआ X है वो आके जुड़ जाएगा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और उसको बोल देंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, और निकल साथ में HX रहा है, ठीक। ये बात, इसके मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होती है जानते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो P प्लस X2 नहीं है, जैसे फास्फोरस प्लस X2 है, X2 प्लस P, वही P प्लस X2 बातें की, तो P प्लस X2 को आप लिख सकते हैं PX3, P प्लस X2 क्रिया करे या PX3 क्रिया करे, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैकेनिज्म है RCH2COH है, यहाँ पे X2 प्लस लाल फास्फोरस लिखा गया है या P लिखा गया है, यहाँ पे इसको PX3 लिख सकते हैं। अभिक्रिया में होगा क्या, ये OH हटेगा, X आएगा, PX3 से क्रिया कराएंगे तो ये OH हटेगा और X चला आएगा, आपको यहाँ मिलेगा RCH2 CO है और यहाँ X चला आएगा। यहाँ तो समझे आप लोग कि भाई PX3 से क्रिया कराएंगे तो ये OH के स्थान पे X चला आएगा। इसके बाद इसमें होता है ना चला अवयवता की घटना होती है, टाटोमेरिज्म की घटना होती है। टाटोमेरिज्म घटना होगी ना, क्योंकि देखो बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा H है ना, अल्फा H गतिशील होता है, अल्फा H होता है गतिशील, तो गतिशील होने की वजह से ये यहाँ से ना हाँ चला अवयवता को दिखाता है, यहाँ से इधर चला, तो ये यहाँ से इधर जाएगा, बॉन्ड इधर आ जाएगा, चला अवयवता नहीं होगा, गति होता है, अल्फा H गति करता है। तो यहाँ पे चला अवयवता की घटना होगी, यहाँ से H इधर जाएगा और बॉन्ड इधर आएगा, ये आपको मिलेगा। आप शायद इसको नंबरिंग कर ले 1 2 3, आप इसको लिख सकते हैं 1 3 शिफ्ट बोल सकते हैं, आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 3 शिफ्ट हो रहा है,
कि H का जो है हाइड्रोजन का 1 3 शिफ्ट हो रहा है, 1,3 शिफ्ट या शिफ्टिंग जो भी कहे, ये मिलता है। इसके बाद देखो क्या घटना होती है, इसके बाद X2 क्रिया करता है। जो XX लिखा है यही X2 है ना भाई, XX दिखा दिया गया। लेकिन यहाँ पे याद रखिए आप लोग, ये मिलेगा फिर चला वैधता की घटना होती है, मैकेनिज्म याद होना चाहिए। फिर X2 से क्रिया करेगा, इसको आप ब्रेक करेंगे प्लस माइनस में, X प्लस X माइनस में। अब देखो क्या होता है, अगर ये मिल गया ना, आप यहाँ देख सकते हैं आपको कॉन्जुगेशन मिला है। कॉन्जुगेशन संयुग्मन जानते हैं कौन सा? पाई है, सिग्मा है, लोन पेयर है। फिर यहाँ से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, बनाना नहीं है बस जानते रहिए आप लोग। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉन्ड मिलेगा, और प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये आपने पढ़ा हुआ है रेजोनेंस में कि भाई ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, कार्बन प्लस आएगा, जैसे ही कार्बन प्लस आएगा लोन पेयर आ जाएगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, और प्लस कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा। और यहाँ पे माइनस आया ऐसा माने आप, तो जैसे ही माइनस आएगा कार्बन पे, यहाँ से कौन जाएगा, X प्लस। तो यहाँ से X प्लस गया है, इधर मिला है, और ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, और ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बात को जानते रहिए, कैसे आया कैसे नहीं सब समझ रहे हैं आप। ऑक्सीजन प्लस मिला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे माइनस बचा था ना, X माइनस, भाई प्लस वाला तो जाके जुड़ा था कार्बन के साथ, लेकिन X माइनस बचा हुआ था, X माइनस, ठीक है। यहाँ से निकालता है EH जो नहीं है, ऑक्सीजन प्लस है, प्लस नहीं रहना चाहिए ना, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस है, ऑक्सीजन पे प्लस नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ से क्या करता है, ये H को निकाल लेता है, तो H प्लस और X माइनस क्या निकल जाता है, HX निकल जाता है। फिर डबल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिला है। इसके बाद अब देखो जल का काम पता चलेगा। अभी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक X2 नहीं जुड़ा है, जैसे इधर के बाद देखें चला वैधता हुआ, फिर X2 ही जुड़ा, X प्लस पहले जुड़ा, फिर बाद में X माइनस जुड़ा, यहाँ तक पहुंचा रिएक्शन। भाई ऑक्सीजन प्लस था, H दिया, ऑक्सीजन ने क्या किया, H का इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब प्लस खत्म हो गया, H प्लस के रूप में निकलेगा, तो H प्लस X माइनस HX निकल गया, यहाँ तक पहुंचा है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब जल जोड़ेंगे, यहाँ जल का काम पता चलेगा। अब देखो क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ आएगा माइनस प्लस, तो जनरल करते हैं आप, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे क्या आएगा प्लस, हाइड्रोजन पे क्या आएगा माइनस, इसको ब्रेक करेंगे H प्लस OH माइनस, तो जब देखो HX निकल जाएगा, HX को निकाल दें, OH जाके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, मिलेगा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक। आप देखो ध्यान से, आप ये चीज जानते रहिए कि जो X2 है वही आके जुड़, उसी का हेलोजन आके जुड़ रहा है ना, उसी मतलब मैकेनिज्म में देखिए आप, जो X2 का X था वही आके हाइड्रोजन को हटा के जुड़ रहा है उसके स्थान, ठीक है। इसको छापे पे अच्छा देखिए ध्यान से, अब यही है हेल होल हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन से संबंधित प्रश्न है। देखिए ध्यान से, लाल फास्फोरस Cl2H2O है, तो यहाँ पे Cl2 से काम लीजिए आप लोग, इसको ब्रेक करें Cl प्लस Cl माइनस में ना, एक Cl जाएगा, अल्फा H को हटा देगा, आपको मिलेगा CH2 Cl COOH, और HCl को निकाल दे चाहे तो, ऐसे यहाँ पे Br2 है, तो यहाँ जाएगा, यहाँ से अल्फा H निकलेगा, आपको मिलेगा CH3 CHBr COOH। यहाँ बात करें तो यहाँ से भी H निकलेगा, Br है ना, यहाँ से H निकलेगा, आपको मिलेगा CH3 CCH3 Br COOH। अच्छा ये देखो, ये दोनों ध्यान देने वाली बातें हैं कि यहाँ पे PBr3Cl2 लिखा है, यहाँ पे PCl3Br2 लिखा है। देखो ध्यान से, आपको बता दें कि ये PBr3 का Br तो जाता है, अगर आपको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद हो तो उसमें क्या होता है, RCOOH में जैसे मान लो PBr3 हुआ तो इसका Br यहाँ आता है, और अंत में जल अपघटन कराने के बाद हट भी जाता है, शुरू में रहता है, जैसे मान लीजिए CH3 जो भी रहा हो,
CH2 रहा हो, R रहा हो, यहाँ पे जो Br आता है वो अंत में जल अपघटन कराने के बाद हट जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा हैलोजन वो नहीं हटता है। और यहाँ पे जो हैलोजन आता है वो X2 वाला आता है, X2 वाला, X प्लस X माइनस ब्रेक होता है, वहां X2 का हैलोजन आता है। तो यहाँ पे जो आप देखो इसका Br नहीं जाएगा, ये Cl जाएगा, Cl। इसी बात को याद रखना, ये X2 जाता है, ये वाला नहीं आता, ये तो बाद में हट जाता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा CH2Cl COOH, और यहाँ पे मिलेगा CH2Br COOH। देख लें, अच्छा देखिए ध्यान से, लास्ट टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्लों में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कौन दिखाएगा? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल कहें, एलिफेटिक वाला नहीं दिखाएंगे। तो देखिए ध्यान से, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाते हैं। इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं आएंगी? जैसे हैलोजनीकरण आ जाए, हैलोजनन, नाइट्रोकरण आ जाए, सल्फोनीकरण आ जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला आपको पढ़ाएंगे, मान लो हैलोजनन, हाइलोजनन, उसमें जानते हैं क्या होगा? आप लेंगे बेंजोइक अम्ल, देखो ध्यान से, बेंजोइक अम्ल है, इसका क्रिया करा दें, मान ली Br2 से करा दें आप लोग, निर्जल FeBr3 ले लें, उत्प्रेरक होगा निर्जल FeBr3। तो यहां से क्या होगा? देखो टूटेगा ना Br प्लस Br माइनस, या समझ ले Br यहां से इंटर करने वाला है। देखो आपको बता दें, जो COH होता है, COH ये होता है माइनस यम समूह, और माइनस यम समूह जो होता है ना, ये होता है मेटा निर्देशक। अभी आपको पढ़ाया गया था CHO के बारे में, CHO भी होता है मेटा निर्देशक, मतलब यहाँ पे जो ब्रोमीन होगा मेटा पे जुड़ेगा। ये बेंजोइक एसिड है, उसमें जो ये COH है ये माइनस एम समूह है, जो माइनस एम समूह होता है वो क्या होता है? मेटा निर्देशक, मतलब मेटा को एक्टिव बनाता है। और ये है बेंजोइक एसिड। तो यहाँ से जो आपको उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा बेंजोइक COH रहेगा, और यहाँ पे ब्रोमो लगा दें, इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगली बात करें, देखो ध्यान से, अगला पढ़ेंगे आप नाइट्रोकरण के बारे में, नाइट्रोकरण के बारे में। इसमें क्या होता है? आप बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे भाई? सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 से कराते हैं नाइट्रोकरण। यहां से आपको मिलेगा NO2 प्लस, ये समझ लो, ये ब्रेक करता है, इसको हेल्प करता है टूटने में, OH माइनस में और NO2 प्लस में, और यहाँ से NO2 प्लस जाएगा मेटा पे। ये आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। और यहाँ से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा COH, और यहाँ पे नाइट्रो मिल जाएगा, इसका नाम होता है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अगला क्या पढ़ेंगे? अगला पढ़ेंगे आप सल्फोनीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे आप। बेंजोइक अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4। यहां से क्या मिलता है आपको? आपको मिलेगा यहाँ से SO3H प्लस, SO3 यहाँ पे प्लस रहेगा,
बाकी यहाँ से HOH निकाल सकते चाहे तो आप, भाई जब NO2 जाएगा तो वहां से H निकलेगा ना, H2O निकाल दें। ऐसे यहाँ भी चाहे तो HBr निकाल दें। ऐसे यहाँ भी देखो, ये ब्रेक होता है OH माइनस में और SO3H प्लस में, तो यहाँ से SO3H प्लस कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, आपको मिलेगा COOH रहेगा और यहाँ पे SO3H और साथ में क्या निकाल देंगे, H2O। यहाँ पे जानते हैं ये सीनियर होता है, ये जूनियर होता है। COH ऊपर होता है, SO3H नीचे। इसको लिखते हैं मेटा सल्फो, मेटा सल्फो। और क्या लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। सबसे प्रमुख बात याद रखें आप, जो कि यहाँ लिखा गया है, जो बेंजोइक अम्ल है ये दिखाता है हेलोजन को दिखाएगा, नाइट्रोकरण को दिखाएगा, सल्फोनीकरण को दिखाएगा, लेकिन ये फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलन व एसीटिलन इन अभिक्रिया को नहीं दिखाता। ये नोट वाली बात कि बेंजोइक अम्ल फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीलन और एसीटिलन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता, या करते जो भी कहें, करता लिख लो, करता है। और इसके ऊपर तो बताया गया जो मैंने लिखा है ही, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जैसे हेलोजनन, नाइट्रोकरण, सल्फोनीकरण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये लिखो फटाफट।